नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा काफी समय बाद पुनः आपके लिए हार्ड क्वेश्चन, जो काफी कठिन क्वेश्चन है, जो आपको परेशान करते हैं, एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। और पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया भी था कि जो सिंपल क्वेश्चन है, जितने भी लोग फॉर्म भरे हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन जितने भी बायोलॉजी के कैंडिडेट्स होते हैं, जितने भी एग्जाम देते हैं, लगभग सबके मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि जितने भी कैंडिडेट आपको मिलेंगे, सबके लगभग 55 से लेकर 60 क्वेश्चन तक सबके सही होते हैं। ये मैंने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था। मैंने कहा था जो कठिन प्रश्न लोग सॉल्व कर डालते हैं, और कठिन प्रश्न में भी जो टोटल कठिन प्रश्न के 50 से 60% क्वेश्चन कठिन वाले अगर सॉल्व कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए हम उन्हीं प्रश्नों को जगह दिया है अपने इस क्लास में, जो प्रश्न काफी परेशान करते हैं और कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, उन्हीं को हमने जगह दी है। और हमसे जुड़ने के लिए आज ही हमारे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें और आज ही हमसे जुड़ें। आगे जानकारी आपके साथ आगे शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा करते हैं। कहता है सॉल जेल थ्योरी द स्यूडोपोडिया द फॉर्मेशन इन द अमीबा वाज द प्रपोज्ड बाय। तो देखिएगा, जब भी अमीबा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अमीबा की। तो अमीबा का जो मूवमेंट होता है या जो गति करता है, वो स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है, स्पेशल स्ट्रक्चर या संरचना बनती है। और उस स्पेशल संरचना को हम किसके नाम से जानते हैं? तो स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। पोडिया, जिसको हिंदी में कूटपाद के नाम से जानते हैं। कूटपाद का मतलब होता है असत्य, पाद का मतलब होता है पैर, मतलब झूठ के पैर। यानी ये पैर क्या बनते हैं? बनते और बिगड़ते रहते हैं। मतलब बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं, बनते और बिगड़ते रहते हैं। क्योंकि अमीबा का कोई भी साइज नहीं होता है। कभी भी आपसे कोई पूछे कि अमीबा का आकार क्या है, आपको पेन उठाना है, कोई भी आकार जैसा आप बना पाओ वैसा बना दीजिए, समझ लीजिए अमीबा तैयार। क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो जिस संरचना से मूवमेंट करता है, तो वो बनते और बिगड़ते रहते हैं, उसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो उसको प्रपोज किसने किया था? और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो इसके स्यूडोपोडिया का जो मूवमेंट होता है, अमीबॉइड जो मूवमेंट होता है, वो सॉरी अमीबॉइड जो मूवमेंट होता है, कौन? अमीबॉइड जो मूवमेंट होता है, उसके लिए कई सारी थ्योरी दी गई, कई सारे मत दिए गए। कौन कौन से मत थे उनमें देखते हैं। तो जो इसमें से बर्थ होल्ड थे, बर्थ होल्ड ने एक मत दिया था। बर्थ होल्ड ने मत कौन सा दिया था, ये भी ध्यान रखना, मल्टीपल टाइम पूछा है बर्थ होल्ड ने। तो इन्होंने दिया था सरफेस टेंशन थ्योरी। किसने दिया था? सरफेस टेंशन थ्योरी दी थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सरफेस टेंशन थ्योरी किसने दी थी? तो बर्थ होल्ड ने सरफेस टेंशन थ्योरी दी थी। जो डेलिंजर थे, डेलिंजर ने कार्बन जो था, कार्बन को डॉट करके ये बताया था कि ये किस प्रकार से मूवमेंट करता है, तो टाइप ऑफ मूवमेंट बताया था। जबकि जो दूसरे वैज्ञानिक थे, कौन थे? जो दूसरे वैज्ञानिक थे, एक नाम यहां नहीं दिया है, उन वैज्ञानिक का नाम लिख दे, तो वो थे गोल्डैक्रे। गोल्डैक्रे गोल्डैक्रे ने एक फोल्डिंग मेथड दिया था, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग मेथड, अनफोल्डिंग मेथड दिया था। ये बताया था कि ये फोल्डिंग और अनफोल्ड मतलब ऐसे होते हैं, फिर मुड़ते हैं, फिर चलते हैं, फिर मुड़ते हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं। तो अब चूंकि यहां हमसे जो पूछा हुआ है सॉल जेल थ्योरी के बारे में, तो सॉल जेल थ्योरी देने का श्रेय जाता है हाइमन को। हाइमन ने क्या दिया था? तो हाइमन ने दिया था सॉल जेल थ्योरी। तो ऑप्शन डी को हमने सही किया। इसको ध्यान में रखना, काफी महत्वपूर्ण है और खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और अभी आप लोग परेशान हैं कि सर इतना ढेर सारा फॉर्म ईएलटी जो 2025 है, उसमें इतना ढेर सारा फॉर्म पड़ा है, बहुत कंपटीशन है। तो मित्र, उतना ही कंपटीशन है जितना पहले था, उतना ही अभी है। कोई भी कंपटीशन में अंतर नहीं आया है। जो लाखों में फॉर्म है, आपका जो कंपटीशन है, ध्यान में रखना, आपका जो कंपटीशन है मुश्किल से 20 स्टूडेंट के साथ है।
ध्यान में रखना। वो जो 700 कुछ दिखाया है, 700 में से केवल 20 स्टूडेंट के साथ, 20 से लेके 50 का मान लेते हैं रेशियो स्टूडेंट के साथ है। अब बोलेंगे सर आप क्यों इतना पागल बना रहे हैं, फॉर्म तो एक जो पेपर में दिया है वो 700 कुछ, मुझे पढ़ा था मैंने और मुझे याद नहीं है 700 के आगे कितना लिखा था पर स्टूडेंट। तो मैं आपको बता दूं कि वो सारे के सारे स्टूडेंट वो वाले हैं जो किसी के कहने पर, किसी के बताने पर फॉर्म डाल के रखें। अगर आप भी उस श्रेणी में हैं जो किसी कहने पर, किसी भी रिश्तेदार के कहने पर या फॉर्म का बूम आया तो डाल दिया, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो सालों से लगा है, मतलब सालों से लगा, वैकेंसी नहीं आई थी तब से वो रात दिन एक किए है, सब कुछ छोड़ कर लगा है, वो स्टूडेंट मुश्किल से पर सीट पर 50 स्टूडेंट है, पर सीट पर। वही 50 स्टूडेंट है जो आपका मेन कंपटीटर, ये 50 स्टूडेंट है पर सीट पर। यही 50 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट वो सीट लेकर जाएगा, समझ लीजिएगा। बाकी जो स्टूडेंट है, मतलब 700, अगर 750 स्टूडेंट है तो 700 जो है वो फर्जी स्टूडेंट है। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के भरोसे आया हुआ है या किस्मत के भरोसे है, या न जिनके पास नोट्स है, न जिनके पास किताबें हैं, न जिनके पास मटेरियल है, बस उन्होंने फॉर्म डाल दिया, ना तो उनकी अच्छी तैयारी है, ना तो वो अच्छे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब क्या, अच्छे कॉलेज से पढ़ के नहीं आए, मतलब सेल्फ फाइनेंस के पढ़े हुए प्राइवेट स्कूलों के। सेल्फ फाइनेंस स्कूलों में क्या होता है, बोर्ड पे नकल करा दी जाती, बीएससी कर लिया, बस बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, पैसा दे के मतलब डिग्री है। वो जो मरने जीने वाली जो कस्में हैं, जो स्टूडेंट लगा हुआ है, जो नोट्स बनाया हुआ है, प्रैक्टिस कर रहा है, सो नहीं रहा, रात को 12-12 1-1 बजे तक जग रहा है, डिस्कशन कर रहा है, मतलब एक भी वक्त वो जाया नहीं जाने दे रहा है, उसका मन अगर थ्योरी पढ़ने में नहीं हो रहा है, तो मैंने आपसे क्या बताया था कि एक्चुअली में थ्योरी, तो वो ऐसे स्टूडेंट है जो थ्योरी नहीं पढ़ पा रहे, जब थ्योरी पढ़ा मान लेते ऊब गए, तो उस समय वो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। मान लेते हैं प्रैक्टिस सेट लगाने का मन नहीं हुआ, तो वो क्वेश्चन ग्रुपों में जो आते हैं वो क्वेश्चन ढूंढते हैं, किताबें खंगालते हैं। वो जो स्टूडेंट है जो 5 से 6 घंटा डेली रेगुलर पढ़ रहा है और वो पिछले महीनों से पढ़ रहा है, उनका सिलेक्शन होगा। बाकी जो है, बाकी वो भीड़ आती है और भीड़ जाती है। कभी भी ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है कि जो एक पोस्ट के लिए अकेला फॉर्म आया हो, एक पोस्ट के लिए भी 10,000 फॉर्म आते हैं। ठीक है, तो वो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप मेहनत करिए, ऑटोमेटिक जो वो वाला स्टूडेंट है फर्जी वाला, वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है, उसके बस का कुछ नहीं है। वो केवल सपने देखता है और रील देखता है और मनोरंजन करता है, बस। तो 50 स्टूडेंट है जो आपकी फाइट में पर सीट पर है। अब आप अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इन 4 क्लास ऑन द बेसिस ऑफ दियर। कहता है कि जो ये 4 क्लास में डिवाइड हुए हैं, वो किसके बेस पर डिवाइड हुए हैं। अगर ये जो डिवाइडेशन उन्होंने प्रोटोजोआ का, जो उन्होंने कहा कि जो वर्गीकरण हमने प्रोटोजोआ का किया है, वो किस बेस पर वर्गीकरण हुआ है, प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पर हुआ है, वो ये पूछ रहा है, किस बेस पर इनका वर्गीकरण किया गया है, किसका, प्रोटोजोआ का। तो प्रोटोजोआ का जो वर्गीकरण है वो जनरली लोकोमोशन पर किया गया है, इनके मूवमेंट पर, इनके मूवमेंट पर यानी गति पर, ये कैसे चलते हैं, इस पर, इसको बेस लेकर प्राय वर्गीकरण किया गया है, इसको बेस लेकर ध्यान में रखना। और ये सबसे ज्यादा पूछता है कि वर्गीकरण जो किया गया उसका मुख्य बेस क्या था। तो क्लासिफिकेशन का मुख्य बेस था मूवमेंट। किस किस क्लास में डिवाइड किया गया है, तो इनका जो एक क्लास फर्स्ट है वो ध्यान में रखना, उसमें आता है राइजोपोडा। कौन आता है, राइजोपोडा आता है। इसी को हम बोलते हैं सार्कोडिना, सार्कोडिना। सार्कोडिना में कौन आता है, अमीबा आता है, जिनका, जिनमें मूवमेंट के लिए क्या पाए जाते हैं, स्यूडोपोडिया। अगर हम इनके क्लास सेकेंड की बात करें, क्लास सेकेंड में आता है मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा का मूवमेंट ऑर्गन्स क्या होता है, फ्लैजिला। ये किससे गति करते हैं, फ्लैजिला से करते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर हम क्लास थर्ड की बात करें, क्लास थर्ड की देखिएगा, हम बता रहे हैं मूवमेंट ऑर्गन्स, क्लास अगर थर्ड की बात करेंगे तो आता है इसमें स्पोरोजोआ। कौन आता है, स्पोरोजोआ। इसमें क्या होता है, जो लोकोमोटिव ऑर्गन्स होते हैं और अब्सेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, लोको
मोटरी जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स वो अब्सेंट होते हैं। ध्यान में एक और संरचना अब्सेंट होती है इनमें, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल जो वैक्यूल है वो भी अब्सेंट होती है। और इसमें क्या आते हैं, सारे के सारे पैथोजन आते हैं, रोग फैलाने वाले आते हैं। कौन आते हैं, रोग फैलाने वाले आते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम। कौन आता है, प्लाज्मोडियम आता है। और कौन आता है, ट्रिपैनोसोमा आता है। ट्रिपैनोसोमा वगैरह भी इसमें आता है, मगर ट्रिपैनोसोमा में फ्लैजिला पाया जाता है, ध्यान में रखना, इसको नहीं रखेंगे। ट्रिपैनोसोमा जो आएगा उसमें फ्लैजिला पाया जाता है, तो मैस्टिगोफोरा में। और इसमें कौन आता है, तो आता है मोनोसिस्टिस। मतलब ऐसे पैथोजन जिनमें फ्लैजिला या कोई भी लोकोमोटिव ऑर्गन्स ना पाया जाए, मोनोसिस्टिस आता है। ठीक है, स्पोरोजोआ। और नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा, इन्हीं लिखते हैं, क्लास जो 4 है, ये इसलिए बता रहे हैं जो समझ पाए आप। क्लास जो 4 है वो आता है सीलिएटा। सीलिएटा का मतलब लोकोमोटिव ऑर्गन्स क्या हो गया, सीलिया। और सीलिया किसमें पाए जाते हैं, पैरा में से। ये कंडीशन इनकी हमने पूरे क्लास बता दी है। और ये जो पूरा का पूरा वर्गीकरण है वो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर पर है, यानी इनके चलन अंग को आधार बनाकर पूरा का पूरा वर्गीकरण कर दिया गया। तो फिर से सुनिएगा, राइजोपोडा में वो जीव आते हैं जिनमें स्यूडोपोडिया बनते हैं, कूटपाद बनते हैं, जैसे कि अमीबा। मैस्टिगोफोरा में वो आते हैं जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है, जैसे कि यूग्लिना। स्पोरोजोआ में वो आते हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, अक्सर ये रोग फैलाते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती है, ये शरीर में पाए जाते हैं। तो वो उसमें आता है प्लाज्मोडियम आता है, और सीलिएटा में आता है पैरामीशियम। ठीक है, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पर कहते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल इन यूग्लिना विल्डिस इज मेनली। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रिजर्व फूड मटेरियल यूग्लिना विल्डिस का होता है, वो रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, मतलब संचित भोज पदार्थ क्या होता है। तो संचित भोज पदार्थ देखिए, यूग्लिना में या प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है, खासकर यूग्लिना में स्टार्च देखने को मिलता है। बात समझिएगा, स्टार्च। और यह स्टार्च कौन सा होता है, स्पेशल स्टार्च होता है, स्पेशल स्टार्च होता है। इस स्टार्च को हम पैरामाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामाइलम। तो यहां हम स्टार्च को टिक नहीं करेंगे, हम करेंगे बी। क्या आंसर करेंगे, बी, पैरामाइलम। तो क्या बोलते हैं, पैरामाइलम। ठीक है, तो वो पैरामाइलम पाया जाता है। तो आपको स्टार्च टिक नहीं करना, कंफ्यूज देखो किया है उसने, कंफ्यूज दिया स्टार्च पैरामाइलम या ए और बी दिया, तो आपको आंसर करना है पैरामाइलम। स्पेशल प्रकार का स्टार्च होता है। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे, एक्चुअली में दीपावली ऑफर को कंटिन्यू कंपनी ने रखा है, वो उसकी इच्छा है कब तक रखेगा। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आज ही जुड़ें। और हमारे जो बैचेस हैं, वो हमारा जो प्रैक्टिस बैच है, ध्यान में रखिएगा, ये जैसे कि हमारा जो प्रैक्टिस बैच है, ये भी आपको अवेलेबल है। और ये प्रैक्टिस सेट वनली और वनली कितने में अवेलेबल है, तो वनली 599 में ये हमारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। तो आज इस, अगर आप प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाह रहे हैं तो आज ही इस बैच को आप ले सकते हैं, प्रैक्टिस बैच को। इसमें 80 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे देखने को। कितने प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तो 80 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा हमारा जो बैच है, तो जो प्रैक्टिस बैच है इसमें आपको 80 प्लस, ध्यान में रखना, 80 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चनों का जो चुनाव है बहुत तरीके से किया जाता है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन फंसे भी। इसका बेनिफिट क्या होगा, ये भी हम तो जान लें कि अगर आप ले रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्या होगा। एग्जाम में जो स्कोर है वो मेंटेन होगा। जो अक्सर क्या होगा, एग्जाम में जो स्कोर है वो मेंटेन होगा। दूसरा, रॉन्ग जो क्वेश्चन कराते हैं वो मेंटेन होंगे। और तीसरा, आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। दूसरा, निगेटिव मार्किंग कंट्रोल होगी। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या कितना फर्जी टिक लगा रहे हैं। तो चूंकि एलटी में, ध्यान में रखना, एलटी में जीआईसी में निगेटिव मार्किंग है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। तो अक्सर क्या करते हैं हम लोग, बैठे बैठे क्वेश्चन करते रहते हैं, मुझे लगता है कम है, कम है, कम है, एक और तुक्का मार दें, तुक्का मार दें, और होने के जो चांस होते हैं वो भी जीरो हो जाते हैं।
तो निगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक होती है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चन की तो अक्सर आप आते हुए क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। तो एक तो आपने जो गलत किया वो तो जा रहा है, दूसरा सही वाले को भी लेके जा रहा है, तो होने के चांस कम हो जाते हैं। तो ये सारी समस्या आपकी सॉल्व होंगी और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज ही प्रैक्टिस सिर्फ ज्वाइन करिए और मैं वादा करता हूं कि आपको कंटेंट की गारंटी मैं देता हूं। और यदि आप थ्योरी क्लास जो हमारे बैच हैं, तो ये जो विजेता बैच है, ध्यान में रखना, जो विजेता बैच है उसको हमने 100% कंप्लीट कर दिया है। अब उसमें कोई भी, केवल एमसीक्यू क्लासेस आ रही हैं, थ्योरी हमने पूरी कंप्लीट कर दी। और जो हमारा एलटी जीआईसी 2025 का बैच है, ये 15 दिसंबर को क्लोज कर देंगे, यानी 15 दिसंबर तक इसकी भी क्लासें पूरी कर देंगे। इसमें हमने पूरी जूलॉजी खत्म कर दी है और 50% हमने बॉटनी खत्म कर दी है। केवल 50% बॉटनी पड़ी है, जो कि 15 दिसंबर तक डेली 2 क्लासें आ रही हैं। आज ही ज्वाइन करें, चाहे इसको दोनों के जो इस समय ऑफर चल रहा है वो 999 है, पहले ही 1499, 999 ऑफर का लाभ लें, आज ही जुड़ें। और देखिए, अगर आप जुड़ते हैं और तैयारी करते हैं तो मान लेते हैं अगर एलटी में चूके तो जीआईसी में पक्का हो जाएगा। जीआईसी में चूके तो आपको जो टीजीटी 22 वाला है, पीजीटी इसमें हो जाएगा। अगर इसमें चूके तो किसी न किसी प्रदेश का जो टीजीटी पीजीटी तो हो जाए। अगर आप जुड़ते हैं तभी तो, मतलब आप तलवार चलाना सीखेंगे तो 100% है क्या, जैसे ही आप निपुण होंगे तो आप कोई ना कोई जंग जरूर जीत लेंगे। तो बिना तैयारी के अच्छा है कि तैयारी करके एग्जाम दें। मौके जो है वो 5 से लेकर 7 साल में एक बार आ रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं। तो मौका ना जाने दें, आज ही जुड़ें। और बिल्कुल मिनिमम फीस पर है। आप के यहाँ यूकेजी का जो बच्चा है उसका भी जो टीचर घर में पढ़ाने आता होगा, वो भी 2000 रुपये मंथली ट्यूशन फीस ले रहा है। और हम तो आपको बिल्कुल 999 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ पूरा कोर्स दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आप जानते ही हैं कि वो ईश्वर की अनुकंपा है, तभी आपको ये सब मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। 29 कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द ओकनीट स्टेज ओकनीट स्टेज इन मलेरियर पैरासाइट इज फाउंड इन। कहता है फॉलोइंग प्लेस द ओकनीट स्टेज इन मलेरियर पैरासाइट। तो मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम होता है। कौन होता है? प्लाज्मोडियम होता है, ध्यान में रखिएगा। इनमें जो प्लाज्मोडियम में जो सेक्सुअल स्टेज और एसेक्सुअल स्टेज, दो स्टेज हमें आपको देखने को मिलती हैं। कौन सी स्टेज? सेक्सुअल। तो सेक्सुअल जो स्टेज होती है, जो सेक्सुअल स्टेज होती है, ध्यान में रखना, सेक्सुअल जो स्टेज होती है वो मॉस्किटो में पाई जाती है। मॉस्किटो में देखने को मिलती है। किसमें? मॉस्किटो। तो जो सेक्सुअल स्टेज होती है वो हमें मॉस्किटो एनाफिलिस फीमेल में देखने को मिलती है। तो ओकनीट जो स्टेज होती है वो किस में पाई जाती है? तो ओकनीट स्टेज अभी हमने आपको नहीं बताया था, वो पाई जाती है स्टोमक मॉस्किटो में। किस में पाया जाता है? स्टोमक मॉस्किटो में ओकनीट स्टेज पाई जाती है। वेरी वेरी जो प्लाज्मोडियम है, इसकी लाइफ साइकिल जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि यहां से इसके जीवन चक्र से 2 क्वेश्चन तक हर एग्जाम में पूछता है। 2022 में भी देखा था, इससे क्वेश्चन बना था। और 2021 में क्वेश्चन आपसे देखा था, काफी क्वेश्चन बने हैं प्लाज्मोडियम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जरूर पढ़ के जाइएगा। लीवर ऑफ मैन, इराइथ्रोसाइट मैन, इनमें जो साइकिल होती है वो एसेक्सुअल होती है। क्या होती है? एसेक्सुअल साइकिल पाई जाती है, या अलैंगिक जनन कंडीशन देखने को मिलती है। ध्यान में रखना। अगर इसके लार की बात करें, मॉस्किटो के लार में, तो स्पोरोजॉइट स्टेज पाई जाती है। स्पोरोजॉइट स्टेज पाई जाती है, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मैन, इन्फेक्टिव स्टेज होती है, यानी संक्रमणशील अवस्था होती है मनुष्य के लिए। ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो चूंकि हमारा आंसर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर कहता है, इंडोमिक्सिस इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन। इंडोमिक्सिस जो होता है ये एक मोड होता है, जनन का एक प्रकार है। तो कहता है किसके जनन का ये प्राय प्रकार है? ध्यान में रखना, किसके जनन का ये प्राय प्रकार है? इंडोमिक्सिस। तो देखिएगा, जब हम किसको पढ़ते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं वर्टिसेला, पैरामीशियम, ओपेलाइना और यूग्लिना, यही तो पढ़ते हैं। तो इसमें से पैरामीशियम जब पढ़ते हैं तो उसमें जो रिप्रोडक्शन का एक मोड है वो है इंडोमिक्सिस। इंडोमिक्सिस
मिक्सिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो उसमें हमें क्या प्राय देखने को मिलता है? तो इंडोमिक्सिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इंडोमिक्सिस। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? तो ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी। क्या सही होगा? बी। तो पैरामीशियम में इंडोमिक्सिस। इसमें ध्यान में रखे ना, इसमें कहता नो रिडक्शन डिवीजन, इसमें कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। एक चीज ध्यान में रखना, इसमें कोई भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है, इंडोमिक्सिस में ध्यान रखना, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, कौन? जो न्यूक्लियस होता है डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू माइटोटिकली, यानी सूत्री विभाजन के द्वारा डिवाइड होता है और फाइनली प्रोड्यूस्ड कितने बनाता है? 4 डाटर, 4 डाटर पैरामीशियम बनाता है। एग्जाम में पूछता है कि इंडोमिक्सिस के बाद कितने डाटर पैरामीशियम बनते हैं। इंडोमिक्सिस के बाद कितने डाटर पैरामीशियम बनते हैं? तो आपका आंसर होगा 4। इंडोमिक्सिस के बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। और ये एक प्रकार की, ध्यान में रखना, ये क्या है? एक प्रकार की पार्थिनोजिनेसिस प्रोसेस है। जिनेसिस प्रोसेस है, एक प्रकार की पार्थिनोजिनेसिस प्रोसेस है। समझ में आ गया? तो ये है इंडोमिक्सिस। इसके अलावा और भी विधियां हैं पैरामीशियम में, जैसे कि ऑटोगैमी का पाया जाना, ऑटोगैमी का पाया जाना, इसके अलावा कंजुगेशन का पाया जाना, कंजुगेशन का पाया जाना, ये सारी की सारी जो विधियां हैं, ये सब क्या? पैरामीशियम की। इसके अलावा पैरामीशियम में साइटोगैमी पाई जाती है, ये भी इसके जनन की प्रक्रिया है। इसके अलावा इसमें हेमीमिक्सिस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हेमी। तो इसमें ध्यान में रखना, अगर कभी भी मान लेते हैं मेंस में भी लिखने को आ जाए तो टाइप ऑफ पैरा मतलब तो कि मतलब इसका जनन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो कंजुगेशन कौन सा होता है? ऑटोगैमी, कंजुगेशन, साइटोगैमी और हेमीमिक्सिस, और अभी एक और था ना ऊपर वाला, नाम देखो बोला, इंडोमिक्सिस। ये सारे प्रकार हैं इसके जनन के। तो इसको आप ध्यान में रखना, पैरामीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की तरफ से और मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है साइटोपाइज इज द फाउंडिंग। साइटोपाइज पाया जाता है, ये 2021 में शायद क्वेश्चन बना था कि साइटोपाइज फाउंडिंग किस में पाया जाता है। तो अगर हम नजर डालेंगे पैरामीशियम की संरचना पे, तो पैरामीशियम की जो संरचना है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है। यहाँ एक छोटी सी इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। इस संरचना को हम साइटो किसके नाम, जो साइटोपाइज के नाम से जानते हैं, या इसी को हम एनस के भी नाम से जानते हैं। तो यह संरचना हमें पैरामीशियम में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? साइटोपाइज जो संरचना है वो प्रायः हमें पैरामीशियम में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑफ द फॉलोइंग विच जूफाइट रिमेन्स एसोसिएटेड विद हाइलोनिमा। इसमें से हाइलोनिमा में वो कौन सा जूफाइट है जो हाइलोनिमा के साथ अटैच रहता है? वो जूफाइट कौन सा है? तो उसमें हम आपको बता दें कि जो पाइलिथोआ है, पाइलिथोआ जो है वो हाइलोनिमा के साथ रिलेटेड रहता है। तो कहता है पाइलिथोआ इज related to हाइलोनिमा, हाइलोनिमा से रिलेटेड रहता है। विच फॉर्म ये क्या कैसी कंडीशन में रहता है? फॉर्म ए सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक का मतलब होता है सहजीवी के रूप में रहता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहता है, रिलेशनशिप में रहता है, मतलब ये सहजीवी के रूप में हाइलोनिमा में पाया जाता है। ठीक है। और हाइलोनिमा को जनरली हम किस नाम से जानते हैं? तो हाइलोनिमा को जनरली हम गार्ड ग्लास रोप स्पंज के नाम से जानते हैं। पूछ देता है एग्जाम में, ग्लास रोप स्पंज के नाम से जानते हैं। इसका
एलोनिमा का कॉमन नेम क्या है? तो ग्लास रोप स्पंज है। और इसमें सहजीवी के रूप में कौन पाया जाता है? कौन सा जूफाइट पाया जाता है? तो वो पैलिथोआ जो है वो जूफाइट के रूप में पाया जाता है, उसके शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये था कंडीशन। तो ये हमने आंसर किया कि नहीं किया? हाँ, बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। और 33 क्या कह रहा है? कह रहा विच स्पंज इज डिटरमिन डेरिमिनेटल टू पर्ल इंडस्ट्री, या डिटरमिनेटल, विच स्पंज इज डिटरमिनेटल टू द पर्ल इंडस्ट्री। डिटरमिनेटल का मतलब होता है निर्धारण करता है पर्ल इंडस्ट्रीज, यानी जो मोती उद्योग है उसके निर्धारण, उद्योग के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका इनमें कौन निभाता है? मोती उद्योग में कौन सा स्पंज है? एक्चुअली में पिंकडाटा वल्गेरिस से हम मोती प्राप्त करते हैं, जो पीजीटी और टीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि भारत में मोती का उत्पादन किससे किया जाता है। तो भारत में मोती का उत्पादन, वहां देखिए बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, पिंकडाटा वल्गेरिस देता है और पिंकडाटा इंडिका देता है। तो एक बार मैं क्वेश्चन गलत कराया था कि यार इंडिया का पूछ रहा है, इंडिया में तो इंडिका लगा दिया था, गलत हो गया था। पिंकडाडा वल्गेरिस है जो भारत में मोती के उत्पादन को निर्धारित करता है, मतलब मोती का उत्पादन उससे होता है, पिंकडाडा वल्गेरिस से। तो स्पंज की एक जाति है क्लियोना, क्लियोना, इसको बोरिंग स्पंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरिंग स्पंज के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? ये जैसे मान लेते हैं सीपी है जिसमें मोती बन रही है, ये उस पर उगाता है, क्योंकि समुद्र का खेल है तो ये उगाता है क्लियोना, और ये क्लियोना छेद कर देता है। क्या कर देता है? छेद करता है। तो इसके अंदर जो पिंकडाडा वल्गेरिस वो मर जाता है। इस मतलब कवच के अंदर जो सीप होती है, सीप के ऊपर ये उगा, उगने के बाद उसमें छेद कर देता है, इसीलिए इसे बोरिंग स्पंज बोलते हैं। छेद कर देता है और जिससे वो क्या होता है कि वो मर जाता है, होल कर देता है। पोस्टर पर जो मोती के लिए सीप होती है उस पर छेद कर देता है क्लियोना। इसीलिए यह कहा जाता है कि यह पर्ल इंडस्ट्रीज का डिटरमिनेटर का काम करता है। अगर वहां क्लियोना नहीं है तो इसका मतलब मोती ज्यादा उत्पादन होगा। क्लियोना अगर उस पर लग गया तो समझ लो वो सब मर जाएंगी, उस पर छेद कर देगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है 34 नंबर, मीजो हिल इज द फाउंडेड। मीजो हिल क्या होता है? तो आपने देखिए मीजो जो हिल है, इस इसका अदर नेम ध्यान में अगर पता हो, अदर नेम क्या है मीजो हिल का? तो अदर नेम है मीजन काइम, मीजन काइम, मीजन काइम। एक्चुअली में जो पोरी फेरा है, कौन? पोरी फेरा, वो डबल लेयर्ड होता है। कैसा होता है? डबल लेयर्ड है, दो परत वाला होता है। उसमें क्या पाया जाता है? बाहर एक्टोडर्म पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक्टोडर्म पाई जाती है। और मध्य में एक तरल जेलीनुमा पदार्थ पाया जाता है, ये इस तरह से तरल जेलीनुमा पदार्थ, और अंदर ये फिर पाया जाता है इंडोडर्म। तो ये हो गई हमारी इंडोडर्म। ठीक है, और ये जो है इसे बोलते हैं मीजेन काइम या मीजो हिल। इसी को किसके नाम से जानते हैं? मीजो हिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मीजो हिल। तो ये किसमें देखने को मिलती है? कहता है टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, पैराजोआ। तो पैराजोआ में देखने को मिलती है। एक्चुअली में पैराजोआ कॉमन नेम किसका है? कॉमन नेम ऑफ पोरीफेरा, पोरीफेरा। तो ऑप्शन हम किसको सही करेंगे? सी को। ऑप्शन हम किसको सही करेंगे? तो ऑप्शन प्राय हम सी को, ऑप्शन सी को सही करेंगे, पैराजोआ। ठीक है, पोरीफेरा या पैराजोआ। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है टोटी पोटेंट सेल इन स्पंज। ये पीजीटी और टीजीटी में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, और ये 2021 में भी क्वेश्चन बना था, चाहे पीजीटी में हो टीजीटी में।
कहता टोटी पोटेंट सेल इज स्पंज आर। स्पंज में टोटी पोटेंट सेल्स क्या होती हैं? वो कोशिकाएं जो किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल जाए। जैसे मान लेते हैं हमारी ये स्किन की कोशिका है और ये कह दे कोई टोटी पोटेंट है, तो मतलब अगर इसको कल्चर कराएं, हम चाहे तो किडनी बना लेगी, यही कोशिका चाहे तो आंख बना देगी, यही कोशिका चाहे तो हमारा पैर बना देगी, यही कोशिका चाहे तो हमारे ईयर्स बना देगी। तो ये वो कोशिका जो किसी भी अंग का रूप ले ले डेवलपमेंट करके, उस प्रकार की कोशिका को टोटीपोटेंट बोलते हैं। तो टोटीपोटेंट सेल स्पंज में कौन है? तो आर्कियोसाइट। कौन सी सेल्स है? आर्कियोसाइट जो सेल्स होती हैं वो एक्चुअली में टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं। कौन सी? टोटीपोटेंट आर्कियोसाइट। और ये क्वेश्चन चैलेंज हुआ था, ध्यान में रखना, हमें भी बता दे रहे हैं ये क्वेश्चन चैलेंज हुआ था किसमें? आयोग में। और आंसर इसका सही है टोटी। वहां उसने दो ऑप्शन दिए थे, एक अमीबोसाइट दिया था, एक आर्कियोसाइट दिया था। तो एक्चुअली में सही आंसर है आर्कियोसाइट। और इनमें जो कोइनोसाइट्स होती हैं, ध्यान में रखना, जो कोइनोसाइट्स होती हैं ये कहां पाई जाती हैं? चेंबर ऑफ इनर लेयर, चेंबर ऑफ इनर लेयर पे देखने को मिलती हैं। पिनाको जो साइट्स होती हैं ये करंट कैनाल में पाई जाती है, इन करंट कैनाल में देखने को मिलती हैं। ट्रोफोसाइट जो होती हैं वो नर्स सेल्स होती हैं। कौन सी होती है? नर्स, जो भोजन को एकत्रित करके भोजन को देने का कार्य करती है, न्यूट्रिशन देती है, नर्स। तो हमारा क्योंकि ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। ओलियंथस स्टेज इज सीन इन डेवलपमेंट ऑफ। ओलियंथस स्टेज क्या होती है? तो ओलियंथस स्टेज हमें देखने को मिलता है जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में जब हम स्पंज, खासकर साइकन का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, तो उसमें जब स्पंज अपने डाटर स्टेज में होता है इस तरह से, तो वो छोटी सी इस तरह की कंटी की नुमा संरचना बनाता है, ये इस तरह का, जिसको हम ओलियंथस के नाम से जानते हैं। और यही मैच्योर होकर पूरे साइकन का निर्माण कर देता है। इस तरह से एक पूरा का पूरा साइकन का निर्माण कर देता है। ये आपने साइकन देखा होगा, इसे ऑस्कुलम बोलते हैं, ऑस्कुलम। और जो छिद्र होते हैं उसे ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये लार्वल स्टेज नहीं बोलेंगे, यहाँ लार्वा शब्द नहीं यूज करेंगे, हम बोलेंगे कि ये जो सिंपलेस्ट जो होता है, सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट स्पंज स्टेज है, स्पंज स्टेज है, यानी लार्वल ही समझ लो, एक प्रकार का लार्वा शब्द तो यूज नहीं करेंगे। तो ये साइकिल, ऑप्शन बी को सही करेंगे। किसमें देखने को मिलता है? साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ सी फर इज। सी फर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? सी फर, चूंकि हम लोगों के कोर्स में देखिएगा दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं, एक ओबिलिया पढ़ते हैं और एक ऑरिलिया पढ़ते हैं। ऑरेलिया, ओबिलिया, एक्चुअली में मूवमेंट क्यों कर रहा है? जो जो ओबिलिया है, ओबिलिया को हम सी फर के नाम से जानते हैं। ऑरिलिया जो हम पढ़ते हैं उसे हम किसके नाम से जानते हैं? जेली फिश के नाम से जानते हैं, जेली फिश के नाम से। तो जेली फिश के नाम, सी फर और जेली फिश के नाम से। तो ओबिलिया जेनिकुलेटा, ये हो गया। जो एंटीडोन है, एंटीडोन को किसके नाम से जानते हैं? एंटीडोन को प्राय हम सी स्टार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सी स्टार या सी लिली के नाम से जानते हैं, सी लिली के नाम से जानते हैं। पैनिटुला को हम प्राय सी पेन के नाम से जानते हैं। ये पेन क्या आकार का होता है? सी पेन के नाम से जानते हैं। क्लियोना भी हमने बताया था, इसको हम बोरिंग स्पंज के नाम से जानते हैं। स्पंज, ये सबसे ज्यादा जो घातक होता है क्लियोना, ये घातक होता है जनरली किसके लिए?
तो ये घातक होता है प्रायः पर्ल इंडस्ट्रीज के लिए। अगर आपसे पूछेगा मोती उद्योग के लिए सबसे घातक स्पंज कौन सा या सबसे घातक कौन होता है, तो आप कहेंगे क्लियोना, जो कि एक स्पंज है या पोरीफेरा का सदस्य है। इसे हम बोरिंग स्पंज के नाम से जानते हैं। और ये करता क्या है, ये स्पंज में छेद कर देता है। तो मैंने कॉमन नेम सारे बता दिए हैं, चूंकि सिफर, और ये 2021 में क्वेश्चन बन चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है पॉइजनस सब्सटेंस फाउंड इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्राइज। पॉइजनस जो सब्सटेंट होता है निमेटोसिस्ट, जिनको हिंदी में दंश कोशिका बोलते हैं, ध्यान में रखना, दंश कोशिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, तो इनको प्रायः हम दंश कोशिका के नाम से जानते हैं। तो हम किसके नाम से जानते हैं, तो जनरली हम दंश कोशिका के नाम से जानते हैं। और यह इनका ऑफेंस और डिफेंस दोनों काम करता है, बचाव और भोजन को मारने में करता है। एक्चुअली में यह सीलेंटेट या निमेटोडा, सॉरी मैं गलत वर्ड कर रहा हूं, सीलेंटेट या नाइडेरिया, निमेटोडा बोल रहा था, नाइडेरिया या सीलेंटेट का करेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि उनमें दंश कोशिकाओं का पाया जाना। एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछता है कि जो दंश कोशिकाएं या निमेटोसिस्ट होती है वो किसमें पाई जाती हैं, तो निमेटोसिस्ट जो होती हैं जनरली फाउंड इन द सीलेंट्रेट और नाइडेरिया। ठीक है, दोनों का नाम सेम है। तो इसमें जो लिक्विड पाया जाता है वो कौन सा होता है, तो कहता है हिमैटिन या हिपैरिन या थ्रोम्बिन। तो हिप्नोटॉक्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हिप्नोटॉक्सिन पाया जाता है। ये प्रोटीनियस नेचर का होता है, प्रोटीनियस नेचर का होता है, ध्यान में रखना। और ये दंश कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर कहता है इफायरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। जो इफायरा लार्वा है वो प्रायः किसके जीवन चक्र में पाया जाता है, तो इफायरा लार्वा के लिए हमें पढ़ना पड़ता है विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है उनका जीवन चक्र, तभी हमें लार्वा का पता चलता है। तो हम जब पढ़ते हैं, अब चूंकि हम अपने डायरेक्ट पॉइंट पे ऑरिलिया, ऑरिलिया की लाइफ साइकिल जो पढ़ते हैं, जीवन चक्र पढ़ते हैं, तो उसमें हमें इफायरा लार्वा आता है। और ये क्या होता है, इमैच्योर, मैच्योर मेड्यूसा स्टेज होती है, मेड्यूसा स्टेज होती है। तो ये किसमें देखने को मिलता है, ऑरिलिया में। ऑरिलिया में इसके अलावा और कौन कौन से लार्वा देखने को मिलते हैं, तो प्लैनुला लार्वा देखने को मिलता है। और पूछ देता है कि वो कौन सा लार्वा जो सिलिएटेड होता है, तो प्लैनुला लार्वा जो ऑरिलिया में प्लैनुला लार्वा है वो एक्चुअली में सिलिएटेड होता है। कैसा होता है, सिलिएटेड होता है। और फ्री स्विमिंग होता है, फ्री क्या होता है, स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग होता है, ध्यान में रखना। स्वतंत्र रूप से तैरता भी है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि ये सिलिएटेड होता है, फ्री स्विमिंग होता है, स्वतंत्र रूप से तैरता है। इसके अलावा दूसरा लार्वा जो है स्काइफी स्टोमा, जो लार्वा है ये पाया जाता है। ठीक है, स्काइफी स्टोमा के बाद तभी फायरा बनता है, ध्यान में रखना क्या बनता है, इफायरा। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा सही होगा, ए। तो समझ में आ गया होगा, मैं पूरी आपको पूरी वो चीजें डिस्कस करता हूं। और ये जो एक एक हम लाइन बताते हैं ना, तो ये इसलिए नहीं बताते कि मुझे पढ़ाने का शौक है, मैं इसलिए बताता हूं कि ये सब एग्जाम में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है। इसमें एक भी वर्ड में ऐसा नहीं बताता कि जिसमें सेक बगाड़नी हो और इसमें मतलब फालतू का मैटर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 41 पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ टीनिया। टीनिया का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या टीनिया के जो जननांग होते हैं, उसमें कहता है इसमें वो कौन सी संरचना है जो टीनिया में जननांग में नॉट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ टीनिया। टीनिया जो सोलियम है जिसे हम फीता क्रम के नाम से जानते हैं, उसके मादा जननांग में कौन कौन से संलग्न, तो ऊ टाइप पाया जाता है, वेजिना, यूट्रस सब पाया जाता है, सीरस सैक जनरली नहीं पाया जाता है। ये अब्सेंट होता है, क्या होता है, अब्सेंट होता है किसमें, टीनिया में। तो ये सीरस सैक जो है वो प्राय अब्सेंट होता है। तो केवल अगर सीरस पूछे किस में पाया जाता, तो सीरस जो पाया जाता मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है टीनिया का,
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, अंग है। एक्चुअली में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें टेस्टिस पाए जाते हैं और पाया जाता है वास इफ्रेंस पाया जाता है और इफ्रेंस पाया जाता है और पाया जाता है सिरस। ये इतनी संरचना है। अगर हम फीमेल की बात करें, ध्यान में रखना आप, चूंकि बात चली है तो पता ही आपको होना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो ओवरी पाई जाती है, इसके अलावा ओविडक्ट पाई जाती है, ओविडक्ट, इसके अलावा सेमिनल रिसेप्टकल पाया जाता है, इसके अलावा वेजिना पाई जाती है, इसके अलावा ऊ टाइप पाया जाता है, इसके अलावा यूट्रस पाया जाता है, इसके अलावा मेहेलिस ग्लैंड पाई जाती है। क्वेश्चन पूछता है मेहेलिस ग्लैंड किसमें, मेहेलिस ग्लैंड पाई जाती हैं। इसके अलावा वेटेलाइन वेटेलाइन ग्लैंड पाई जाती है। इसके अलावा और क्या पाया जाता है, इसके अलावा इसमें जो पाई जाती है जीनाइटल आर्ट्रियम। इतनी संरचना फीमेल में पाई जाती है। समझ में आ गया? तो सारी संरचनाएं हमने आपको बता दी हैं। तो चूंकि उसने पूछा है नॉट फाउंड इन, तो सिरस है ऐसी संरचना जो नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? 42 कह रहा है विच लार्वल स्टेज इज absent इन लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टिस्टोमा। सिस्टिस्टोमा में वो कौन सी स्टेज है जो जनरली absent होती है? ध्यान में रखना, किसमें? सिस्टिस्टोमा में कौन सी स्टेज है जो प्राय absent होती है सिस्टिस्टोमा में? तो हम आपको बता दें कि सिस्टिस्टोमा में कौन सी स्टेज है। तो देखिएगा ये किसका साथी है, तो ये फैसियोला हिपैटिका में इसको पढ़ते हैं। फैसियोला हिपैटिका में ही इसका अध्ययन किया था, फैसियोला हिपैटिका और ये दो का अध्ययन करते हैं। तो जब हम बात करते हैं फैसियोला की, फैसियोला, तो फैसियोला में 5 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? लार्वा। कौन कौन पाए जाते हैं? मीरासीडियम, मीरासीडियम पाए जाते हैं। दूसरा पाया जाता है स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट पाया जाता है। तीसरा पाया जाता है रेडिया लार्वा, रेडिया। और कौन पाया जाता है? सर्केरिया, सर्केरिया लार्वा पाया जाता है। और मेटा सर्केरिया, मेटा सर्केरिया। ये लेकिन जो सिस्टोस्टोमा है, सिस्टोसोमा जो है, सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा में सारे लार्वा तो पाए जाते हैं, ये सब पाए जाते हैं, लेकिन अब्सेंट कौन होता है? ध्यान में रखना, इनमें से पांचों में से अब्सेंट कौन सा होता है? तो इसमें जो अब्सेंट होता है इसमें रेडिया, रेडिया और मेटा सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, ये जो दो लार्वा होते हैं ये अब्सेंट होते हैं सिस्टोसोमा में। जबकि फैसियोला में 5 पाए जाते हैं, इसमें 3 पाए जाते हैं। तो देखिए रेडिया क्या है? अब्सेंट है सिस्टोस्टोमा में। क्या है? अब सिस्टो सोमा में अब्सेंट है, अब्सेंट है। तो ये, जबकि सर्केरिया, मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, ये सब के सब पाए जाते हैं। ठीक है। और सिस्टोसोमा जो है इसको हम ह्यूमन ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो ह्यूमन ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं? ह्यूमन ब्लड, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लूक के नाम से जानते हैं, ह्यूमन ब्लड फ्लूक के नाम से जानते हैं। और इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती, पूछ देगा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलती। पूछे किसमें पाई जाती है? तो सिस्टोस्टोमा। हमने सारी कहानी आपको बता दी। तो आपको सिस्टिस्टोमा जब भी पूछे तो रेडिया और मेटा सर्केरिया, ये दो लार्वा अब्सेंट होते हैं। सर्केरिया, मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, ये पाए जाते हैं। हमने ट्रिक बताई थी थ्योरी क्लास में, तो आप वहां विजिट करेंगे। फिर कहता है हाइडेटेड सिस्ट अकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ। जो हाइडेटेड सिस्ट होते हैं किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है? तो ये जनरली पाए जाते हैं इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस में। किसने? इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस में देखने को मिलते हैं। और ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे बनते हैं? तो प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल बडिंग, एसेक्सुअल बडिंग के द्वारा बनते हैं, एसेक्सुअल बडिंग के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 44। 44 कहता है
विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव ए सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ट्रंक। इसमें से वह जंतु कौन सा है जिसका जो ट्रंक है यानी जो वक्ष स्थल है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। स्पाइनोकुलस और एक्यूरस, पोलीगोरिडस और नीरिस, इसमें से वो जंतु कौन सा है जिसमें ये जनरली absent होता है। तो वह कौन सा जंतु है जिसमें ये सारी की सारी संरचनाएं absent होती हैं। तो कौन सी है? वो है एक्यूरस। कौन है? एक्यूरस। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है इन विच ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट इज डिस्कार्डेड बाय द नेफ्रीडिया ऑफ नीरिस। कहता है इसमें वो नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन सा है जिसमें जो नेरिस के नेफ्रीडिया निकलता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी क्वेश्चन फंसाए तो जो जलीय जीव होते हैं उनमें 99% 100% 99% अमोनिया निकलता है। तो ये चूंकि जलीय है तो इसको अमोनिया कर देंगे। ठीक है। जिनमें जल बचेगा, जो जल बचा रहे होंगे, जिनमें पानी की कमी होगी, वो सब यूरिक एसिड निकालते हैं। जो लिक्विड रूप में निकालते हैं वो यूरिया निकालते हैं। और जो मकड़ी आदि है वो ग्वानिन निकालती है। ये भी 2021 के टीजीटी में पूछा गया था, 2016 वाला टीजीटी जो 21 में होता है। 46 नंबर कहता है हाउ मेनी आईज आर प्रेजेंट इन क्लैम वर्म। क्लैम वर्म में कितनी आंखें पाई जाती हैं? अब ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा। क्लैम वर्म होता क्या? तो एक्चुअली में नेरिस को क्लैम वर्म बोलते हैं। नेरिस का जो अग्रभाग होता है उसमें प्राय जो हमें देखने को मिलती है तो यहाँ 2 पेयर आईज देखने को मिलती है। कितनी? 2 पेयर, 2 जोड़ी आंखें देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 48 पर। कहता है ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट विच टेक इट्स फूड आफ्टर लिक्विफाइंग। इनमें से वह कीट कौन सा है? ये पीजीटी या फिर टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट विच टेक इट्स फूड आफ्टर लिक्विफाइंग। ऐसा इनमें से कौन सा कीट है जो पहले उसको तरल में बदलता तब लेता है? हाउस फ्लाई, मास्कीटो, कॉकरोच, हनी बी। तो देखिए ये मास्कीटो जो है वो प्रोब हमारी स्किन में करता है और हमारे ब्लड को चूसता है। कॉकरोच चविंग वाला होता है, मतलब काटता है, न कि चूसता है। हनी बी, हनी बी क्या करती है? चूसती है। तो इसमें कौन है? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करती है? पहले लार को, जैसे चीनी का क्रिस्टल है, टुकड़ा है, पहले लार को डालेगी, जब वो चीनी घुलेगी तो उसको सकिंग करती है, चूसती है। तो ऑप्शन ए सही है। क्या है? ऑप्शन ए सही है। और ये 2 क्वेश्चन आपको आंसर देना है। 49 कहता है वेयर इज पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द पेरीप्लेनेटा। जो पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन है, ये क्वेश्चन रिसेंट में ही पूछा गया है कि जो पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन है पेरीप्लेनेटा में, यानी जो पेरीप्लेनेटा है उसमें कहाँ देखने को मिलती है? ओरल कैविटी में, मिड गट में, या आउटर टू गट में, या प्रेजेंट अराउंड द सलेवरी ग्लैंड। तो पेरीप्लेनेटा में, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जिसे कॉकरोच के नाम से आप लोग जानते हैं, कॉकरोच में कहां देखने को मिलती है? कौन सी? पेरीट्रॉफिक जो मेम्ब्रेन है। क्वेश्चन नंबर 50 को भी आंसर करना है। द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोचेज। कॉकरोच में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? ये भी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर का आप हमें कमेंट्स करके जरूर जवाब दीजिएगा। मैं सारे कमेंट्स देखता हूं, जो लगता है कि नहीं इसका बहुत कंपलसरी जवाब, तो मैं जरूर रिप्लाई करता हूं। आज ही जुड़े डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को, आज ही डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें और हमसे जुड़ें। मैं वादा करता हूं कि अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र सिलेक्ट हैं, आपका भी अगला नंबर होगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।